All right. Okay. So today's topic under the subject organized crime and money laundering. Today's theme is related with the money laundering because we have taken up the last section in a chapter that is money laundering. Okay. So today's theme is all about with the types and causes of money laundering. We had to find out through what ways money laundering can be done, the techniques, the methods, and means of doing money laundering. In the next point, we try to find out and unfold the different causes of money laundering. Because without the causes, it's not so simple to commit crime or money laundering. Naturally, there must be some causes behind this crime. Okay, so let me share you the screen. Can you see, please? Yes, sir. Yes. अच्छा इसमें मैं अभी बाद में आऊंगा. Now let me share you some of the causes, some of the method first. If you find out the method of money laundering can be done through variety of ways. It can be done through variety of typology. There are different typologies and techniques. सबसे पहले स्ट्रक्चरिंग. The first method इसको हम कहते हैं हवाला हुंडी भी कहते हैं हवाला हुंडी और स्ट्रक्चरिंग. ओके, स्ट्रक्चरिंग और स्मफरिंग. SMURFING स्मफरिंग और स्ट्रक्चरिंग, और उसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं हवाला हुंडी. ठीक है, इसमें क्या होता है स्ट्रक्चरिंग में और स्मफरिंग में क्या होता है कि मनी लॉन्ड्रर डिफरेंट अकाउंट्स ओपन कराता है जो जिसमें वो कम कम अमाउंट डिपॉजिट करता है. लाइक ब्रेक डाउन और अकाउंट्स, मल्टीपल अकाउंट्स, एंड हैविंग a very small amount deposited. Okay, that is like a स्ट्रक्चरिंग. ओके, स्ट्रक्चरिंग से मुराद क्या होता है कि आप उस तरीके से पैसों को स्ट्रक्चर करें जिससे वो उनकी जो सोर्स है या उनकी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज रहे. लेकिन अगर सपोज कि मेरे पास एक अकाउंट है जिसमें मैंने 10 करोड़ रुपए रखे हैं, तो बड़े आसानी से वो इदारों की नजर में आ जाएगा कि एक इंडिविजुअल जो सैलरीड पर्सन है उसके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए डिपॉजिट है. लेकिन अगर सपोज करें मैं मल्टीपल अकाउंट खुलवा लूं, कुछ पाकिस्तान में कुछ बाहर. ओके, कुछ अपने डिफरेंट अकाउंट्स, कुछ मेरे नाम पे, कुछ मेरे घर वालों के नाम पे, कुछ मेरे दोस्तों के नाम पे, कुछ मेरे ड्राइवर के नाम पे, तो क्या हो गया मैंने स्ट्रक्चरिंग कर ली. ठीक है, और इसी से क्या होगा, इसी से फिर मैं अपने पैसों को लेयरिंग भी कर पाऊंगा और उसको इंटीग्रेट भी कर पाऊंगा. ओके, तो स्ट्रक्चरिंग इज बेसिकली is like a concealment of accounts or structuring of account in a way that the financial institutions may not found the detect the economic activity. Okay, उसके बाद आता है connected accounts और joint accounts. Okay, मतलब joint account मैंने ओपन कर लिया किसी के साथ, अब उसमें मेरे पैसे कम हैं, उसके 100 पैसे ज्यादा हैं. अब उस ज्वाइंट अकाउंट का जो पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें फिर मैं कह सकता हूँ कि जो पैसे हैं उसमें मेरा शेयर कम से कम है. ठीक, बिकॉज ज्वाइंट अकाउंट में फिर मेरा शेयर ज्यादा भी होगा लेकिन आई कैन मेक इट लाइक दैट आई हैव अ लीस्ट शेयर व्हिच आई कैन अफोर्ड और आई कैन लीगली अफोर्ड इट. ओके, फिर आप देखें कि उन कनेक्टेड अकाउंट में से क्या होता है कि आप पैसों पैसों को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन कंट्री और वन प्लेस टू अदर बैंक और टू अदर कंट्री. ठीक है, बिकॉज उसमें जो टाइटल जो मेन जो अकाउंट होगा होल्डर होगा वो मेरे साथ ऐसा बंदा होगा जो बिजनेसमैन होगा जो अफोर्ड कर सकेगा, और मैं उसके साथ एज अ बिजनेस शेयर होल्डर और अ पार्टनर आई कैन ऑल्सो get benefit and I can also money launder the amount of money. Okay, फिर आपने सुना होगा ऑफशोर कंपनीज और शेल कंपनीज. ओके, ऑफशोर कंपनीज या शेल कंपनी से मुराद ऐसी कंपनीज जो रजिस्टर्ड तो हो, लीगलाइज भी हो. ओके,
but their source, but they are not working. They have no working. They are only on paper. Okay. इसमें ये होगा कि is there any shell sort of company of any sort of offshore company, then उस कंपनी के नाम पे आसानी से पैसे बाहर जा सकते हैं। Okay? और फिर उसी पैसों से फिर वापस पे पैसे फिर अर्न भी हो सकते हैं। ठीक है ना? अगर एक एक्चुअल कंपनी हो तो उसके मुलाजिम होते हैं, हर एक मुलाजिम उसमें वो वर्किंग होती है, उसमें हायर की होती है, वो एक इन्वेस्टमेंट होती है, वो काम करी होती है, फिर वो अर्निंग वो लीगल अर्निंग पे आ जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ पेपर की हद तक कहें कि ये 10 लोग हैं, हर बंदा ये काम करता है, ये रूल्स हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन है, यहाँ उनके दफ्तर है, यहाँ उनके इन्वेस्टमेंट है, ये वो काम करते हैं, उस तो फिर ये काम ये गलत हुई, क्राइम। और फिर नेचुरली जब आप काम ही नहीं कर रहे तो फिर वो इनकम आपकी कहाँ से आएगी? तो इनकम होती नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि ये कंपनी क्यों काम कर रही है, देयर फोर दे आर अर्निंग दिस अमाउंट ऑफ द मनी। ठीक है। ऐसे हो है कि दुनिया में ऐसी कंपनीज हैं, लोगों की ऑफशोर कंपनीज। पनामा लीक्स में यही काम था कि तकरीबन 150-200 लोग थे, जिनके बारे में कहा गया कि वो सारे पॉलिटिशियंस हैं, और सबकी नाम की फेक ऑफशोर शेल कंपनीज हैं। ठीक है। वो होता क्या है कि उन कंपनी के नाम पे पैसा बाहर गया है, उन कंपनी के नाम पे वापस पैसा आया है लीगल होके। अब एक बंदे ने कह दिया भाई मेरी लंदन में कंपनी है, वहां पे वो कोई मल्टीनेशनल काम करती है, बिजनेस करती है वहां पे। ठीक है। और वो मैंने 20 साल 30 साल पहले मैंने स्टार्ट की थी, लेकिन वो कंपनी पेपर की हद तक है। लेकिन अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि वो कंपनी कैसे काम कर रही है। ठीक है। वहां के लोग कंसर्न है नहीं उसे। ठीक है। तो जब वही कंपनी के पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, तो मैं क्योंकि मैं उस कंपनी को चला रहा हूँ, देयरफॉर मेरे पास वो एक लीगल इनकम होगी जो मैंने एक एक काम करके वहां से अर्न की होगी। लेकिन एक्चुअली क्योंकि वो कंपनी फेक थी, तो वो पैसे उस कंपनी के अर्न किए हुए नहीं होंगे, बल्कि एक क्राइम्स के अर्न किए पैसे होंगे, जिनको मैं लीगलाइज या वाइट या क्लीन करना चाह रहा हूँ। तो दैट इज लाइक एन ऑफ शोर और शेल कंपनीज। ओके। देन मिसयूज ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज का मिसयूज होना, ये बड़ा एक आम टाइप रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का दुनिया में, कि जो नॉन प्रॉफिटेबल कंट्री में होती हैं, वो बेसिकली नॉन प्रॉफिटेबल ही होती है। उनका काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि सर्विस दे रहा होता है। ठीक है। उनमें से वो पैसे, वो उनमें जो सैलरीज होती हैं अपने स्टाफ की, या जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो प्रॉफिट में नहीं आते। जो मुझे लोग सपोज करें डोनेशन दे रहे हैं, उन डोनेशन से मैंने अगर स्टाफ रख लिया, मैंने ऑफिस बना ली, मैंने वो खर्चा कर लिया, वो खर्चा मुझे निकला है, वो इनकम प्रॉफिट नहीं में नहीं आता। हाँ, अगर मैं पैसे बचा रहा हूँ, प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो ये मैं क्राइम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये डोनेशन कहीं से भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है। तो उन एनजीओ के नाम पे अकाउंट्स होते हैं, और मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, फॉरेन अकाउंट्स भी होते हैं। और फिर वही एनजीओ में वही लोग पैसे जमा करते हैं, जो ब्लैक मनी होता है, और उसी को ट्रांसफर करके आ जाता है कि क्योंकि उसकी जो दूसरी ब्रांच है वो कहीं बाहर है, या उसकी ब्रांच बाहर नहीं भी है, तो उसकी कोई अकाउंट्स हैं, और जो अकाउंट में पैसे हैं वो डोनेशन के पैसे हैं, जिनको जिनको हमें यूज करना है अपने चैरिटी पे, वेलफेयर पे। और बाद में जो विथड्रॉ होते हैं, तो पैसे वो यूज होते हैं अपने फायदे के लिए या बिजनेस के लिए यूज होते हैं। तो एनजीओ जो होती हैं वो भी जो वाइट कर जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काफी हद तक उनको उनको यूज किया जाता है, मिसयूज किया जाता है दुनिया पूरी में। ओके। इसके अलावा इंश्योरेंस फ्रॉड्स होते हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं, क्या वो इंश्योरेंस नाम के होते हैं, उस इंश्योरेंस कंपनी साथ मिलके वो जो अमाउंट जो मिलता है, वो फिर भी ब्लैक मनी में आता है। फिर आप देखें, जो प्राइस बॉन्ड देख लें, लॉटरीज देख लें, कैसिनो देख लें, हमारे पास क्योंकि जो गैम्बलिंग है वो लीगलाइज नहीं है। तो पाकिस्तान में आपको कोई भी ऐसा मनी लॉन्डर नहीं होगा जो ये प्लीज दे कोर्ट में कि उसने गैम्बलिंग करके पैसा कमाया, तो वो तो और बेचारा फंस जाएगा मुसीबत में। लेकिन दुनिया में काफी मुल्कों में कुछ गैम्बलिंग के फॉर्म्स हैं जो लीगल होते हैं। कैसीनियो देख लें आप, पे कुछ गेम्स होती हैं जो लीगल होती हैं। ठीक है। तो क्यों फिर वहां पे वो लोग ये पोर्ट्रे करते हैं कि उन्होंने वो लॉटरीज या वो गेम वो गैम्बलिंग विन की हैं, और वो जो पैसे हैं वो बेसिकली प्रॉफिट या वो जो उनका जो अमाउंट है वो उन्होंने बेसिकली उस गैम्बलिंग से विन किया है। ठीक है।
तो कैसिनियोज होते हैं वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में यूज या वो भी द टाइप यूज होते हैं। ओके, हमारे पास क्योंकि जो ज्यादातर मेथड होते हैं वो या तो हवाला हुंडी होती है, स्ट्रक्चरिंग स्मफरिंग, या फिर हमारे पास जो होते हैं वो फेक अकाउंट्स होते हैं जो यहाँ पे बड़े आसानी से होते हैं कि मेरे मेरे पैसे थे किसी और के नाम पे, अब वो उस रेडी वाले के अकाउंट में मैंने जमा करा लिए जिसको नहीं पता बेचारे को उसका अकाउंट है। अब फिर उस रेडी वाले के अकाउंट से पैसे जा रहे हैं दुबई लंदन कहीं बाहर गए। अगर नहीं पकड़ा गया तो वेल एंड गुड, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई कंप्लीट। अगर पकड़ा भी गया तो वो कसूरवार कौन होगा? वो बेचारा रेडी वाला होगा जो जो जिसको नहीं पता होगा किसने पैसे जमा करा उसके अकाउंट में। तो अगर वो मेरे पैसे थे तो वो पैसे तो मेरे गए, लेकिन मुझे नुकसान इसलिए नहीं होगा कि क्योंकि वो मेरे पैसे, शक तो होगा मुझ पे, लेकिन कोई मुझे कन्विक्ट नहीं कर सकता क्योंकि कोई किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो पैसे मैंने जमा करवाए या मेरा कोई भी कनेक्शन है उस रेडियो। हाँ, अगर वो मेरे फैमिली मेंबर होता, फिर मेरा ड्राइवर भी होता या मेरा मुलाजिम भी होता तो शक जाता कि ड्राइवर के पैसे हो नहीं सकते तो मेरे पैसे होंगे, लेकिन क्योंकि वो फालूदे वाला, वो रेडी वाला, वो चाय वाला, ठीक है, उसको खुद नहीं पता, इसका मेरे साथ कोई रास्ता नहीं रहा, तो फिर वो मुझ पे शक नहीं जाएगा, और अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर कोई मेरा नुकसान उसमें होगा नहीं। तो फेक अकाउंट्स हो गए, स्मफरिंग हो गई, या फिर हमारे पास एक और बड़ा मेथड है वो ऑफशोर कंपनीज का होना, वो भी बड़ा यहाँ पे यूज है। उसके अलावा जो एक और मेथड है यहाँ पे वो होता है स्मगलिंग ऑफ मनी, करेंसी स्मगलिंग, करेंसी स्मगलिंग, ठीक है। तो उसमें आप मैन्युअली थ्रू बॉर्डर्स, थ्रू आपके एयरपोर्ट्स या थ्रू आपके जो सी पैसेज है पोर्ट्स, आपने सुना होगा कराची में कुछ साल पहले एक लॉन्च पकड़ी गई क्योंकि एक कश्ती जिसमें करोड़ों रुपए के पैसे थे, ठीक है, सी गार्ड्स ने किसको उसको पकड़ा। तो फिर इसी तरीके से क्योंकि वो पैसे ट्रांसफर हो रहे थे किसी किसी दूसरे मुल्क में, ठीक है, तो ये भी एक मेथड रहा है हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग का, स्मगलिंग ऑफ मनी। आयन अली, आप देख लें आयन अली के देख लें, आयन अली ने 30 से 40 विजिट की, हर विजिट पर उन्होंने इतने पैसे बाहर लेकर गई हैं, ठीक है। तो इससे मतलब कि यहाँ पे कोई बैंक यूज नहीं हुआ, यहाँ पे कोई अकाउंट्स यूज नहीं हुए, यहाँ पे कोई स्मफिंग या स्ट्रक्चरिंग नहीं हुई, यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, जो सिस्टम है यहाँ पे एक मैनुअल तरीके से स्मगल ऑफ करेंसी हुई है, ठीक है, और वही यही पैसा बाहर जाके कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट में जमा हो जाता और यहाँ पे उसकी लेयरिंग हो जाती, ठीक है। तो ये तो एक एक वाकया था जो पकड़ा गया, लेकिन पता नहीं कितने हजारों लाखों ये वाकयात ये चल रहे होंगे, हो रहे होंगे, जिनका किसी को कुछ नहीं पता, बिकॉज वो इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से हो रहे होते हैं कि उनको डिटेक्ट करना आसान नहीं होता, ठीक है। सर जी जी। कुछ महीना पहिरियां अफगानिस्तान मां के ट्रकूं पियो अचनि उन्हनि जे टायरनि में मतिलबु डॉलर्स पता हुआ एफबीआर जे थ्रू सर सर इहा त पोइ मनी लॉन्ड्रिंग थी न? जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई, लेकिन बेसिकली ये हुआ स्मगलिंग ऑफ करेंसी, करेंसी स्मगलिंग हुआ, ठीक है। सही सर। बेसिकली आप आपको देखना पड़ेगा जो मनी लॉन्डर है वाकई वो मनी लॉन्ड्रिंग करना चाह रहा है या उसका कोई और गोल है। अगर एक सही सर। कोई टेररिस्ट ग्रुप अगर पैसे भेज रहा है यहाँ पे, या कोई क्रिमिनल पैसे यहाँ पे भेज रहा है किसी किसी काम करने के हवाले से, तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। आप गौर करें ना, मनी लॉन्ड्रिंग खुद कोई क्राइम नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है जिसको अगर आप समझ गए तो फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई। लेकिन अगर वो प्रोसेस मनी लॉन्ड्रिंग जैसा है लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है तो फिर वो नहीं हुआ। आप मेरे एग्जांपल आप देख लें कि अगर वो वहां से 1 साल से पैसे यहाँ पे आ रहे थे और यहाँ पे पैसे वो टेररिज्म के में यूज हो रहे थे, किसी ऑर्गेनाइज क्राइम में यूज हो रहे थे, तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, वो फाइनेंशियल टेररिज्म हो गया, वो टेरर फाइनेंसिंग हो गई। लेकिन अगर वहीं पर पैसे यहाँ पे आ गए, वो किसी के अकाउंट में जाते, इन्वेस्टमेंट होती, किसी को पैसे मिल जाते, तो फिर आप कह सकते थे कि उनको पैसे को फिर, और ये एक चीज हमारे पास 10-15 सेकंड है, प्लीज ज्वाइन अगेन, देन वी विल प्रोसीड फर्दर।